हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का बच्चे 28 जनवरी को सेकंड सिटिंग में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, तो आइए हम लोग आज के इस क्लास के माध्यम से जो आपसे 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे आप लोग जहां से मैच कर सकते हैं कि आप लोग 70 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। हालांकि बात करेंगे तो देखिए, जो बच्चे रात वाली क्लास हमारी करके गए होंगे ना, उसका तो निश्चित तौर पर 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। समझ गए ना? तो चलिए बच्चे, हम लोग आंसर की मैच करेंगे। साथ में देखिए, यहाँ पर जिसका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, तो आप लोग हमारी जो वरदान क्लास है उसको भी जरूर देखिएगा और साथ में ये क्लास भी आप जरूर देख कर जाना। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को मैच करते हैं। बात करेंगे बच्चे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है संवाद एक प्रक्रिया है। अब बताइए, रात में मैंने आपको पढ़ाया था कि संवाद जो होता है प्यारे बच्चे, यह किस प्रकार का प्रक्रिया होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जानकारी को साझा करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पर अगला सवाल अब क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो चीजें हम बोल करके जो है संवाद करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बोलने के दौरान जो है हम लोग अपनी विचारों और जानकारी का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। तो राइट आंसर आपका दूसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग शेयर करते जाओ, जो बच्चे एग्जाम दिए सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो है मैच कर पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल है कि संवाद में शारीरिक भाषा का क्या कार्य है। ठीक है, तो संवाद में जो हमारी शारीरिक भाषाएं हैं प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, तो हमारे मौखिक संदेश का जो है समर्थन करने का काम करता है। साथ में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विरोधाभास भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है दैनिक जीवन में संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दैनिक जीवन में जब भी हम संवाद करते हैं, तो कभी कभी हम लोग मनोरंजन के लिए भी बातचीत करते हैं कि नहीं। अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत करते रहते हैं तो वहां पर काफी इंटरटेनिंग बातें होती रहती है। साथ में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बतियाते हो तो क्या करते हो, अपनी भावना ही ना शेयर करते हो जी। इसके बाद जानकारी, जब मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो संवाद की प्रक्रियाएं हैं प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में इन सभी के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चे कि संवाद में जो है एनकोडिंग की प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है। तो एनकोडिंग की बात करेंगे बच्चे, तो रात ही मैंने आपको बताया था कि एनकोडिंग का मतलब होता है विचारों को क्या करना, व्यवस्थित करना। दैट मीन्स आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि संवाद में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी कि संवाद में जो प्रतिक्रियाएं मिलती है, यानी कि जो फीडबैक मिलता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ यह है कि प्राप्तकर्ताओं का जो है संदेश पर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला, आपने उसको प्राप्त किया। ठीक है, तो प्राप्त करने के बाद जब आप अपनी रिएक्शन दोगे, वहां पर जो भी फीडबैक आएगा आपका, वही क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि संवाद में शोर का क्या अर्थ होता है बच्चे। तो देखो, संवाद में जब भी शोर होती है, जब बातचीत करते हैं तो उस दौरान जब शोर होती है, तो क्या होता है, हमारे संदेश की स्पष्टता में रुकावट आती है, या फिर कहे तो उसको जो है प्रभावित करती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौखिक संवाद का उदाहरण नहीं है। अब मौखिक संवाद की बात करेंगे, अर्थात जो मुंह से बोलकर किया जाने वाला संवाद है उसको हम लोग मौखिक संवाद कहते हैं। तो फोनमा से बतियाओगे तो मौखिक संवाद है। पत्र भेजिएगा, ठीक है, या फिर सहमति से सिर हिलाइएगा, व्यक्तिगत रूप में बोलिएगा। तो देखिए, व्यक्तिगत रूप में बोलिएगा ये भी एक प्रकार से मौखिक संवाद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है मौखिक संवाद का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो नहीं की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सहमति से सिर हिलाने की प्रक्रियाएं है, ये एक सांकेतिक जो है संवाद होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे देखना, आगे क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक गैर मौखिक संवाद का रूप है। गैर मौखिक संवाद कहने का मतलब है कि आप बिना बोले कोई भी संवाद करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर मौखिक संवाद कहते हैं। तो यहां पर देखिए, आपका जो राइट आंसर बच्चे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेहरे की अभिव्यक्ति। ठीक है, आप लोग जब चेहरे का एक्सप्रेशन देते हो तो वहां पर कोई भी चीजें बोली नहीं जाती है। बाकी देखिए, लिखित पत्र होगा, वहां पर भी जो है आपके बोलने की जो है भाव प्रकट होती है। जैसे आप लिखिएगा तो पढ़ने वाला तो उसको पढ़ेगा ही ना, तो बोलने का भाव आएगा। टेक्स्ट संदेश भेजते हैं, वहां पर भी बोलने जैसा भाव आता है, लेकिन और ईमेल में भी क्या होता है, तो बोलने जैसा भाव आता है, लेकिन चेहरे की अभिव्यक्ति में कोई बोलने जैसा भाव नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे देखना सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दैनिक जीवन में जटिल जानकारी व्यक्त करने के लिए जो है कौन सा संवाद माध्यम जो है अच्छा माना जाता है। तो दैनिक जीवन में भाई साहब अगर हम बात करेंगे जटिल जानकारी को व्यक्त करना हो तो इससे आमने सामने से बातचीत करने से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा असिंक्रोनस, ठीक है, असिंक्रोनस कहे या फिर इसी को जो है अतुल्यकालिक संवाद कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है ईमेल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, देखना अगला सवाल हमारा क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद में रुकावट का उदाहरण बनता है। तो रुकावट जो है आपकी क्या बनती है भाई साहब, देखिए सक्रिय रूप से सुनना ये तो कभी रुकावट नहीं हो सकता। पर्यावरण का शोर जो है बच्चे आपका क्या हो सकता है, ये आपके संवाद में रुकावट पैदा कर सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखो अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रभावी संवाद का लक्षण है। तो प्रभावी संवाद प्यारे बच्चे देखिए शब्द का जाल का उपयोग करना, मतलब शब्द जाल बनाओगे जैसे ही तो वहां पर क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रभावी संवाद नहीं हो सकता है। अस्पष्ट रूप से बातें करेंगे कोई भी चीजें तो यहाँ पर प्रभावी संवाद नहीं हो पाएगा। संदेश की अस्पष्टता, ठीक है, और इसके बाद देखिए प्रतिक्रिया की अनदेखी, अनदेखी करेंगे तो आप कभी भी जो है प्रभावी रूप से संवाद नहीं कर सकते। तो आपके प्रभावी संवाद का यहाँ पर जो उदाहरण हो जाएगा बच्चे, संदेशों की अस्पष्टता जो है यह प्रभावी संवाद का लक्षण हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि संचार प्रक्रिया का जो पहला कदम है वो क्या है। तो देखो संचार प्रक्रिया में जो है बच्चे सबसे पहला कदम जो होता है वो आपका क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी संदेश को एनकोडिंग करना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व संदेश को प्राप्त करने के तरीके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो देखो संदेश को प्राप्त करने का जो तरीका है प्रभावित करने वाला, जैसे कि संचार माध्यम हो गया, प्रेषक का दृष्टिकोण हो गया और संदेश की स्पष्टता हो गई। तो इस कारण से यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो अगला सवाल बच्चे कहता है, हालांकि क्वेश्चंस की बात करेंगे काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चंस कहता है कि डिजिटल संचार का मुख्य नुकसान क्या हो सकता है। तो डिजिटल संचार की बात करेंगे तो यह धीमा हो सकता है, ये कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी होती है। राइट आंसर आपका यही होगा। देखो भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, यहाँ पर कम देखी जाती है, समझ गए। तो यहाँ पर बच्चे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर जो हमारा नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्वीकारात्मक संचार का प्रमुख पहलू है। तो स्वीकारात्मक यानी कि असर्टिव कम्युनिकेशन जो है प्यारे बच्चे, उसका सबसे प्रमुख यहाँ पर जो पहलू हो जाएगा किसी भी जरूरतों को व्यक्त करना, करते समय जो है क्या करना, तो सम्मान पूर्वक चीजें व्यक्त करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगला सवाल यहाँ पर बच्चे पूछा गया है, देखो कहता है कि अंतर व्यक्तिगत संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंतर व्यक्तिगत संवाद की बात करेंगे तो बच्चे अंतर व्यक्तिगत संवाद के अंतर्गत क्या आ जाता है। देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है आम जनताओं को सूचित करना, बहुसंख्यक श्रोताओं के सामने जो है जानकारी को प्रस्तुत करना, ठीक है। इसके बाद है रिश्तों को बनाना और अनुभवों को साझा करना, दूसरों को जो है अपनी राय से सहमत करना। तो यहाँ पर जो आपका अंतर व्यक्तिगत संवाद है प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि रिश्तों को आप इसके जरिए कायम कर सकते हैं और साथ में अपनी अनुभवों को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे देखेंगे। सवाल नंबर जो हमारा नेक्स्ट कहता है कि संप्रेषण के तत्व कौन से हैं। अब संप्रेषण के तत्वों की बात करते हैं जो आपका कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स है। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, पूरा एक चक्र बना करके आपको पढ़ाया था, समझ गए। इसमें देखिए तो संचारक प्रेषक भी होते हैं, एनकोडिंग करना भी होता है और संदेश का माध्यम भी होता है। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल बच्चे कहता है गैर मौखिक संवाद का जो अध्ययन निम्नलिखित में से जो है किसे शामिल करता है, किसके सिवाय, ठीक है। तो देखिए गैर मौखिक संवाद का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। गैर मौखिक संवाद की बात करेंगे तो जैसे कि देखिए शारीरिक भाषा जो है आपका किसमें आ जाता है, शारीरिक भाषा प्यारे बच्चे गैर मौखिक संवाद में आ जाता है, समझ गए ना। वहीं पर देखिए यहाँ पर जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्ति ये भी आ जाता है, लिखित संदेश ये भी आ जाता है, स्वर की आवाज मतलब आप बोल दीजिएगा तो मौखिक संवाद हो गया, गैर मौखिक संवाद हुआ नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक औपचारिक संवाद चैनल का उदाहरण है। तो औपचारिक संवाद चैनल की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टाफ बैठक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद को प्रभावी करने वाली जो है रुकावट है।
तो यहाँ पर देखिए संवाद को प्रभावी रूप से रुकावट पैदा करना यानी कि ध्यान भटकाना हो जाएगा। ठीक है, आप समानुभूति दिखाएंगे या फिर सक्रिय रूप से सुनेंगे, सम्मान देंगे, तब तो वहां पर प्रभावी संवाद होगा। लेकिन जब ध्यान भटकने की बात आएगी तो वहां पर प्रभावी संवाद नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से जो है कौन सी मौखिक संवाद का उदाहरण है। मतलब मुंह से बोलने वाला जो कौन सा संवाद होगा, जैसे हाथ लहराना, ये तो नहीं हो सकता है। मुस्कुराना, ये तो भाई साहब आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इमोशन है। आगे देखो यहाँ पर पत्र लिखना, ये भी नहीं। इशारा करना जो है क्या है बच्चे, तो आपके मौखिक संवाद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का बच्चे आपका डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल नंबर आपका क्या कहता है। तो अगला सवाल कहता है कि संवाद में आवाज की टोन का क्या तात्पर्य है। तो संवाद में प्यारे बच्चे जो आपकी आवाज है उसकी टोन की बात करेंगे तो यह आपकी भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैर मौखिक संवाद का लाभ है। ठीक है, गैर मौखिक संवाद के लाभों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर यह भावनाओं को प्रभावी ढंग से क्या करता है, व्यक्त करने में मदद करता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनौपचारिक संवाद का उदाहरण है। तो अनौपचारिक, देखो आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप लोगों ने देखा था क्या क्या चीजें आती है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे व्यापार के संबंध में ये आपका फॉर्मल होता है, बोर्ड बैठक ये भी आपका फॉर्मल होता है, व्यापार पत्र ये भी आपका फॉर्मल होता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आमने सामने संवाद का लाभ नहीं है। तो आमने सामने का संवाद जो होता है उसमें कौन ऐसा लाभ नहीं, जैसे त्वरित प्रक्रिया, तो ये तो निश्चित तौर पर जैसे कि देखिए आमने सामने बात करेंगे तो कोई भी चीज जो है हमको जल्दी प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद स्पष्ट रूप से समझ, ये तो होगा ही। गैर मौखिक संकेत, इसके बाद व्यक्तिगत संबंधों की कमियां। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखोगे तो बच्चे आपके जो है जब आमने सामने हम बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आमने सामने बात करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत संबंध जो है नहीं बन पाएगा, उसमें कमी देखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, जब हमको व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा तो हम आमने सामने कभी बातें नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कहता है, संवाद प्रक्रिया में जो है एनकोड का क्या अर्थ होता है। तो एनकोड का अर्थ अगर बात करेंगे बच्चे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विचारों को संदेश में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनकोड कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल आपका कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्रॉस सांस्कृतिक संवाद का उदाहरण है। पहला आंसर मार दो। ठीक है, एक देश से दूसरे देश। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या कहता है, यहां से देखना 30 नंबर सवाल कहता है कि पैरालिंग्विस्टिक्स जो है, पैरालिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो पैरालिंग्विस्टिक्स का मतलब लिपस्टिक नहीं समझ लेना, समझ गए ना, पैरालिंग्विस्टिक्स है। ठीक है, तो पैरालिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद में आवाज की टोन, पिंच और गति आदि का अध्ययन करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा तथ्य सुनने के बारे में सही है। तो सुनने के बारे में सही के लिए बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सक्रिय सुनने में ध्यान क्या कहते हैं, ध्यान और समझना शामिल है। ठीक है, सक्रिय रूप से जब आप सुनेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम लोग 32 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा औपचारिक लिखित संवाद का उदाहरण है। ठीक है, तो औपचारिक लिखित संवाद की बात करेंगे बच्चे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यापार ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ से कहता है कि संवाद भेजने वाले की अभिवृद्धि, इसके अभिवृद्धि जो है यह प्रभावित कर सकती है। तो अभिवृद्धि जो है यह प्रभावित किसको कर सकती है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर इसमें जो है संदेश के टोन को भी प्रभावित कर सकती है, संदेश की स्पष्टता को प्रभावित कर सकती है और प्राप्तकर्ता के संदेश की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन से निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद विधि मौखिक और गैर मौखिक दोनों माना जाता है। तो मौखिक और गैर मौखिक की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेलीफोनिक संवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। टेलीफोनिक संवाद में बच्चे हम लोग चैटिंग भी कर लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, तो वहां पर हम मुंह से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर कहता है संवाद मॉडल में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य है। तो प्राप्तकर्ताओं की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर संदेश की डिकोडिंग करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से जो है कौन सा लिखित संवाद का उदाहरण है? तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है टेक्सटिंग किए होंगे, इसका आंसर मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर गलती हो जाएगा, ठीक है। लिखित संवाद की बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ईमेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैर मौखिक संकेत है? तो गैर मौखिक संकेत की बात करेंगे, जैसे हम लोग नमस्ते कहते हैं तो बोलकर कहते हैं, भाषण देते हैं बोलकर कहते हैं, माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं बोलते हैं, लेकिन आंखों का संपर्क करना क्या है? गैर मौखिक संकेत है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है, सक्रिय सुनने का क्या मतलब होता है? सक्रिय सुनने का मतलब है कि आप वक्ताओं पर जो है क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनके संदेशों का उत्तर देना, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है संवाद में कौन सा तत्व प्रभाव डालता है? तो संवाद में प्रभाव डालने का मतलब यहाँ पर देखिए समय का दिन, ठीक है, या फिर भेजने वालों का मिजाज, संदेश की सामग्री, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके संवाद में क्या करती है बच्चे? तो प्रभाव डालने का काम करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है संवाद में संदर्भ का क्या अर्थ है? तो संदर्भ की बात करेंगे बच्चे, कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर संदेश के चारों ओर जो है वातावरण और स्थिति को व्यक्त करना, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंतर व्यक्तिगत संवाद का उदाहरण है? तो अंतर व्यक्तिगत संवाद की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दो लोगों के बीच में फोन वार्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका कहता है संवाद प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भेजने वाला व्यक्ति यानी कि सेंडर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है संवाद में शोर का क्या कार्य है, ठीक है। तो संवाद में शोर जो है प्यारे बच्चे क्या करती है? तो यह संवाद को विघटित करती है, गलतफहमियां पैदा करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद विधि सबसे कम व्यक्तिगत है? तो सबसे कम व्यक्तिगत की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमको पता है ज्यादातर बच्चे यहाँ पर हस्तलिखित पत्र किए होंगे, लेकिन वो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका सबसे कम व्यक्तिगत अगर संवाद की बात करेंगे तो वह आपका ईमेल विधि है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल बच्चे कहता है कि मौखिक प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? तो मौखिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, तो जैसे देखो कहता है कि सहमति से सिर हिलाना, मैं समझता हूं कहना, मुस्कुराना, सिर झुकाना। तो देखो ये सब तो आपका जो है संकेत हो गया, संकेत हो गया। बोलेंगे मौखिक तो मैं समझता हूं कहना, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बौद्धिक क्षमता पर आधारित था। आप थोड़ा सा सोच कर अगर आंसर करते ना यहाँ पर, तो आपका एक को क्वेश्चन जो है गलती नहीं होता, समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से जो है कौन डिजिटल संवाद का उदाहरण है? भैया डिजिटल संवाद तो तुम लोगों को पता है कि भाई साहब हम लोग टेलीफोनिक संवाद जो करते हैं हमारा डिजिटल है कि नहीं? भर दिन तो मोबाइले में लगल रहते हो यार, फिर भी नहीं अगर इसका आंसर सही किए होगे तो फिर क्या कर सकते हो बताओ। चलो आगे देखो, अगला नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद चैनल का उदाहरण है? संवाद चैनल के उदाहरण की बात करेंगे बच्चे, तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा, समझ गए क्या हो जाएगा? संवाद चैनल, दैट मीन्स आपका जो है ईमेल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संवाद में जो है रुकावट का कारण नहीं है? तो संवाद में रुकावट के कारण की बात करेंगे बच्चे, तो आपका देखो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है क्या करता है? तो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है ये आपकी जो है संवाद को क्या करती है बच्चे? तो स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, रुको एक मिनट। यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे तो कहता है रुचि में कमी। तो रुचि में कमी जो है बच्चे ये क्या करता है? तो संवाद में रुकावट तो निश्चित तौर पर पैदा करेगी। रुचि नहीं रहेगा तो संवाद होगा ही नहीं। सक्रिय रूप से सुनना, ये आपके जो है बच्चे क्या है? तो ये आपके संवाद में रुकावट का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि जब ये आप सक्रिय रूप से सुनिएगा तो संवाद होगा ही होगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है संवाद में हास्य का उपयोग क्या कर सकता है, ठीक है। तो संवाद में हास्य के उपयोग कहें, अगर हंसी मजाक के उपयोग की बात करते हैं तो यह क्या करता है बच्चे? यह समझ और कनेक्शन को क्या करता है? कनेक्टिविटी को क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर इसका आंसर सी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए संदेश को अगर औपचारिक बनाना है ना तो वो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आप देखोगे कि हम लोग अगर इंटरटेन करके कोई भी चीजों को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है बच्चे? हमको अच्छे तरीके से समझ में भी आता है और आप हमसे कनेक्टेड भी बहुत अच्छे तरीके से रह पाते हो, समझ गए ना। तो इंटरटेनिंग का मतलब आपके जो है हास्य का मतलब क्या होता है? यही चीजें होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 देखिएगा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रभावी संवाद का लाभ नहीं है?
तो प्रभावी संवाद की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर संघर्ष बढ़ाता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी संवाद जो है कभी भी संघर्ष बढ़ाने का काम नहीं करती है। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लिखित संवाद का मुख्य नुकसान क्या हो सकता है। तो लिखित संवाद का जो मुख्य यहाँ पर नुकसान देखने को मिलती है प्यारे बच्चे वह क्या है, तो व्यक्तिगत मेलजोल नहीं होता है, ठीक है। आपका जो लिखित संवाद होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से मेलजोल नहीं देखने को मिलती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन सही माना जाना चाहिए इसका, यह भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि भावनाएं जो है अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर डी आंसर होगा, लेकिन विशेष तौर पर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ए होगा। समझ गए ना, क्योंकि देखिए आप लिखित रूप में भी अगर कोई भी चीजें लिखते हैं ना तो वहां पर हमारी भावनाएं जाहिर हो जाती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखोगे तो अपनी बातों को उसमें व्यक्त करोगे कि नहीं करोगे भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो जब उसको पढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगी, है कि नहीं। तो वहां पर भावनाएं जो है बच्चे क्या होते हैं, तो भावनाएं वहां पर व्यक्त हो जाती है। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपका है कि समूह चर्चा में जो है इनमें से कौन से गुण जो है महत्वपूर्ण है। तो समूह चर्चा में मैंने रातों पढ़ाया था आपको भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि हमारी प्रस्तुति में क्या विशेषता होनी चाहिए, मतलब जब हम कोई भी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमारी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा प्रेजेंटेशन जो है प्रभावशाली और प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा यहाँ से सही। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति में जो है क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्रस्तुति में बच्चे हमें भाषा और तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, भाषा और तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। तो मैंने आपको ये बारात में भी पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन जब मैंने आपको वरदान क्लास में पढ़ाया था यही पढ़ाया था साक्षात्कार कौशल के बारे में। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि भाषण का उद्देश्य जो है निर्धारित करने के लिए इनमें से जो है कौन सा कारक आवश्यक नहीं माना जा सकता है। वह हतोत्साह है, ठीक है। आप कभी भी भाषण के दौरान जो है अपने आप को हतोत्साहित नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि भाई साहब जोश में क्या होता है, लोग होश को देता है। समझ गया ना, इसलिए हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, स्क्रीनिंग किसकी तकनीक है। तो ये आपके इंटरव्यू की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो 59 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जो है अच्छे संप्रेषण में क्या आवश्यक गुण है। तो अच्छे संप्रेषण में आपको स्पष्टता और संक्षिप्तता देखने को मिलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 59 देखिए क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन रात में पढ़ाया था। निबंध का पहला घटक आपका हुक होगा। क्या होगा बच्चे, हुक होगा। आप क्लास नहीं करोगे तुम लोग तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। ज्यादातर अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैंने पहले बताया है कि केवल रात के क्लास से 50 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो वैसे भी आपके 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से सही हो जाते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है त्वरित निर्णय लेने हेतु जो है किस प्रकार का संवाद सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो वह आपका क्या है, तो आमने सामने बात करना। जब ये आप आमने सामने बात करोगे तभी जो है कोई भी बातों का आंसर आपको तुरंत मिलेगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है संचार में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। तो संचार में सहानुभूति की भूमिकाओं की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने में क्या करती है, मदद करने का काम करती है। आगे बढ़िए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है समाचार पत्र में रिपोर्टिंग का भाग। मैंने रात भी पढ़ाया था आपको, कोई भी पैराग्राफ होगा तो उसमें 3 तरह का भाग होगा, एक शीर्षक होगा, एक बायलाइन होगा, एक शरीर होगा। यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आगे बढ़ो, देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सुनने के लिए जो है सत्य नहीं माना जा सकता है। तो सुनने की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग की पृष्ठभूमि में शोर ध्यान भंग करना, शोर जो है आपका क्या करती है, ध्यान भंग करने का काम करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखो अगला सवाल आपका कहता है कि आपको निम्नलिखित में से जो है कौन सी जानकारी इंटरनेट पर कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना जो है कोई भी पर्सनल डेटा जो है आपको इंटरनेट पर कभी नहीं देना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्रभावी श्रवण कौशल वक्ताओं को प्रदान करता है। तो प्रभावी श्रवण कौशल जो है प्यारे बच्चे या वक्ताओं को क्या प्रदान करता है, तो आप कहोगे सर प्रतिक्रिया प्रदान करता है ना। जब भी आप कोई भी चीजों को इफेक्टिव रूप से सुनिएगा तो आप अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे अगला जो 66 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मौखिक और गैर मौखिक संचार में क्या अंतर होता है। तो भैया मौखिक संचार जो होता है हमारा क्या होता है, मौखिक संचार ये हमारा औपचारिक होता है
और आपका जो गैर मौखिक संचार होता है बच्चे क्या होता है, अनौपचारिक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि आप ध्यान से कब पढ़ सकते हैं। रातों ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, जब आपके जो है अपने उत्तर पर ध्यान देंगे आप तभी पढ़ सकते हैं, या फिर शब्दों के अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे तब आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी कठिन से कठिन चीजों को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आप पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। चलिए अगला सवाल देखिए। 68 नंबर सवाल कहता है एक छात्र जो है तेजी से पढ़ रहा है, मैनुअल में जो है विशिष्ट जानकारी की तलाश कर रहा है, रीडिंग सब किल में क्या कर रहा है, रीडिंग सब किल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रीडिंग सब किल की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो इसको स्कैनिंग कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्यादा नहीं देखना है, रीडिंग सब किल की बात करी जा रही है तो स्कैनिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा 59 नंबर जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक सूचनात्मक लेखन में जो भी किसी विषय का जो है संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो वह आपका क्या कहलाता है, व्याख्यात्मक निबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर देखिए आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा निबंध जो है निबंध का प्रकार नहीं है, तो इसमें निबंध जो है सचित्र निबंध, सॉरी सचित्र नहीं, कथा जो है आपके निबंध का प्रकार नहीं होगा, ठीक है। आपका कथा नहीं, यहाँ पर सचित्र ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सचित्र ही हो जाएगा, समझ गया। वर्णनात्मक होता है, इसके बाद जो है चिंतनशील होता है, कथात्मक होता है, यहाँ पर सचित्र आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से देखिए 70 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छे तरीके से डील किया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 70 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप लोगों का क्लास जो है ये बेहतर लगा है आप लोगों को, तो भाई साहब आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर की हम क्लास स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।